करते हैं आज का सेशन बिना लेट किए हुए। मुझे फटाफट एक बात बता दो, मैं तुमसे दो चीजें पूछना चाहता हूं, फटाफट ध्यान पे रखना। हम पढ़ने जा रहे हैं अंड जनन को, है ना। हमने पढ़ा था अंड जनन को। मुझे दो ही चीजें जाननी है भाई कि कोशिका कौन कौन कैसे कैसे बनी, अंड जनन की कोशिका और उसके आवरण, कोशिका एवं उसके आवरण, ये सारी बात हर बच्चे को पता होना चाहिए कि किस कोशिका के ऊपर कौन सा आवरण होता है। दूसरा चीज होता है अर्धसूत्रीय विभाजन का शुरू होना। अर्धसूत्रीय विभाजन जब स्टार्ट हुआ, मतलब क्या बोलना है, रुकना। रुकना का मतलब होता है अरेस्ट होना, कि जब वो अरेस्ट हो जाए, एवं पुनः प्रारंभ होना। ये कब कब हुआ है पुनः आरंभ होना, ये जिस बच्चे को समझ में आ गया उसने अंड जनन को पूरा समझ लिया। ठीक है, होता है कब होगा, ये बात याद रखना। अर्धसूत्रीय विभाजन पुनः आरंभ होगा, ये कब होगा, ये दोनों बातें आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अगर आपके सभी के पता है तो कमेंट सेक्शन पे एक बार थम्स अप बता दो मुझे कि हाँ सर ये दो बातें एटलीस्ट क्लियर हैं कि वो आवरण कौन कौन सी लेयर है, ठीक है, और आवरण कौन कौन सी लेयर है, और फिर उसके बाद जो रुक रुक कर आगे चलता है और कब कब स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं। यहां तक क्लियर समझ में आ गया है। आप चीजों को लिखो और फिर एक एक पॉइंट को समझ जाओ, आपकी पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी, तो पूरे पॉइंट आपको याद भी हो जाएंगे। जितना चीज आपने लिखा है वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। जब साथ में आप नोट्स बनाओगे, जब साथ में आप पॉइंट लिखोगे कि ये बना फिर ये बना फिर ये बना, तो लिखते लिखते चलना। मैं कोई चीज समझाऊंगा तुम्हें 2 मिनट में भूल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर ये लेयर है, इसके ऊपर कहानी थोड़ी ना है मेरे भाई कि कहानी को समझेंगे, ठीक है। हम इस चीज को ये है कि पॉइंट्स बना बनाकर लिख लिख कर एक एक चीज को हम समझा रहे हैं कि ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, उन चीजों को याद करना है। क्लियर नहीं आ रही है बस? चलिए भाई, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पर पॉइंट है, आगे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज मैं आपको बताता हूं कि जो हमने द्वितीयक अंडाणु बनाया था, द्वितीयक अंडाणु बनाया था, उसके आवरण और संरचनाओं के बारे में जानना है कि द्वितीयक अंडाणु कैसा होता है, या फिर सीधे हम इसे कहें कि ओवम क्या होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो निकलता है उसकी संरचना के ऊपर में बात कर रहे हैं। तो देखो यार, डायग्राम बना लो तो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि हमारे पास कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं, हमारे पास कौन कौन सी संरचनाएं हो सकती हैं। तो हम इसके अगर डायग्राम को बनाएं तो हमारे पास एक लेयर है, सारे बच्चे डायग्राम बना लो तो लेयर भी याद हो जाएगी और उसकी कहानियां भी याद हो जाती हैं। लिख लिख कर इसको चीजों को पढ़ने का है। ठीक है, ये थोड़ा सा मॉडलर टाइप का डायग्राम है, आपको समझाने के लिए है। 12th वाले बच्चे होते तो अलग तरीके से पढ़ना है, पर अपन इसको समझाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अलग तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं आप इसका। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को एक एक करके समझते हैं कि इसके पास कौन कौन सी लेयर है, किन किन चीजों को अपन के बात करनी है और किन के हिसाब से हमें समझनी। सबसे बाहर वाली लेयर क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। बट ये बात याद रखना, सबसे बाहर है कोरोना रेडिएटा। आप इसे इसी नाम से जानते हैं, आप इसे हाँ सेमिनल प्लाज्मा के साथ स्टोर करते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी जो लेयर है बेटा हमारे पास, इस दूसरी लेयर का नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है इसका? जोना पेल्यूसिडा। इस परत का नाम है जोना पेल्यूसिडा। इसके बाद तीसरे नंबर की परत जो हमारे पास में दिख रही है, इसका नाम होता है बच्चे विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसका नाम है विटेलाइन मेम्ब्रेन। असल में ये एक प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, असल में ये एक विशेष प्रकार की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जोना पेल्यूसिडा और विटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच में खाली जगह दिख रही होगी आपको, इस खाली जगह का नाम होता है पर विटेलाइन अवकाश। इन सब का बहुत काम होता है जिसको हम पढ़ेंगे बाद में कि ये अवकाश क्या है, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। इसे पर विटेलाइन अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? पर विटेलाइन अवकाश।
इसके अलावा हमारे पास अंदर की तरफ में एक झिल्ली है जिसे हम कहते हैं मेरे बच्चे केंद्रक आवरण। ठीक है, केंद्रक आवरण है। और अंदर की तरफ का जो भाग होता है इसे अपन कहते हैं ये केंद्रक है। और इस केंद्रक की कहानी आप कहेंगे कि इनके पास कौन सा केंद्रक है बेटा? अगुणित केंद्रक है। इसकी किसी थ्योरी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये डायग्राम पढ़ गई है तो आप डायग्राम ये बात याद रखना बच्चे कि द्वितीयक अंडाणु में कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा के ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकोशिकी है, अकोशिकीय परत है। और अकोशिकीय का मतलब ये होता है कि ये लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई है। और जब ये शर्करा, लिपिड, इन सब चीज से बनी हुई रहेगी तो इनके पास कोशिका नहीं होती। कोरोना रेडिएटा कोशिका की बनी हुई है, विटलाइन मेम्ब्रेन कोशिका से संबंधित है, पर बस ये कुछ पदार्थों के जमा होने से है। यहां पर याद रखना, जोना पेलिसिडा आप स्टार बनाकर लिख लेना। यहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर में आएगा बेटा कि जोना पेलिसिडा जो है वो लिपिड एवं शर्करा, लिपिड एवं शर्करा के जमा होने से बनती है, जमा होने से बनती है। तो असल में ये रासायनिक मेम्ब्रेन है, ना कि कोई जीवित कोशिका। अकोशिकीय परत है, इसे कोशिका में नहीं बनाते हैं, याद रखना। अंदर जो ये है ना बहुत अंडाणु है तो एक ही केंद्रक होगा। कितने केंद्रक क्यों होंगे? एक केंद्रक मात्र, वो भी अगुणित वाला। कौन सा वाला होगा? अगुणित वाला केंद्रक होगा। तो ये कहानी हमारी बन जाती है। सारे बच्चों को ये बात याद हो जानी चाहिए, अगुणित केंद्रक है हमारे पास। ये डायग्राम, दैट्स ऑल, खत्म। ये द्वितीयक अंडाणु है भैया। जब वो जोना ग्रेनुलोसा फूट के ये बनता है तब ना बनेगा। पुटिका से जब फूट के निकलता है तो अंदर की एक छोटी परत को नहीं बताया था, छोटी सी कोशिका द्वितीयक अंडाणु जो था उसको नहीं बताया था कि उसके पास कौन कौन से आवरण होते हैं। ये बनता है अंडोत्सर्ग के बाद। तो अंडोत्सर्ग के बाद एक पेज है बेटा, बस इतना ही लिखाया है मैंने। तो ये जो बनता है उसको कौन कौन सी परत होती है? तो पुटक में कौन सी परत है, द्वितीयक पुटक में कौन सी परत है, तृतीयक पुटक की क्या खास बात है? ठीक है, सबको इंग्लिश में यही कहते हैं। तृतीयक पुटक को क्या नाम है? गर्त, मतलब जो एंट्रम है वो किसके पास बनता है? ग्राफी पुटक की खास बात क्या है? और ग्राफी पुटक जब फूटता है तो द्वितीयक अंडाणु बनता है। और वो द्वितीयक अंडाणु जो बन के बाहर निकला है, ये जो बना है, इसके पास इतने सारे आवरण होते हैं। ये द्वितीयक अंडाणु हो गया। और इस तरीके से हमने अंड जनन को पूरा समझ लिया है, मुझे उम्मीद है। अगुणित 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 मेरे भाई, अगुणित अगुणित का मतलब एन, अगुणित का मतलब एन, द्वितीयक अंडाणु अगुणित ही होता है। चलो बॉस, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास, ये तो आसान था तो 2 मिनट में याद हो ही जाता है। अब हमारे पास एक चीज आती है कि जो अंडाणु जनन हुआ है, ठीक है, तो अंडाणु जनन को नियंत्रित करने वाले कारक, अंडाणु जनन को नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन है? जो नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन है? कारक, इसको जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो यहां पर लिखाई करेंगे, ये यहां पर करेंगे। इसके ऊपर में हमारे पास अंडाणु का जनन नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इसके बाद का पॉइंट है। तो उसको पढ़ने से पहले ये चीज जरूर याद रखना। करवाएंगे 25-30 क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी जो है पहले जनन स्वास्थ्य तक कंप्लीट हो जाने दो। तो हमारे पास एक संरचना है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या आपको ये बात याद है? जल्दी बताओ, क्या आपको हाइपोथैलेमस याद है? हाइपोथैलेमस याद है? हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का भाग है। कौन से ब्रेन का भाग होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस क्या मुक्त करता है जी? हाइपोथैलेमस क्या मुक्त करता है? ये मुक्त करता है GnRH। कोई फुल फॉर्म बोलेगा? कोई फुल फॉर्म बोलेगा?
गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन मुक्त करता है। ठीक है, मुक्त हुआ। ये मुक्त होने के बाद एक्ट ऑन, कहां जाकर एक्ट, असर कहां पे करेगा जी? ये असर करता है अग्र पीयूष ग्रंथि पे, या अग्र पिट्यूटरी कहते हैं इसको। अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्र, पश्चिम, मध्य, लेकिन ये जाकर काम किया है अग्र पीयूष ग्रंथि पर। बहुत बढ़िया, अब पिछली बार जैसा ही है, कोई बहुत अंतर नहीं। यहां से 2 हार्मोन मुक्त होंगे जिसे आप गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख भी लेना कि गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन वो कहां से मुक्त होता है? बताओ मुझे, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहां से मुक्त होता है? जवाब दीजिए फटाफट फटाफट, लेट नहीं करना है बेटा, पुराना पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आपसे जवाब चाहिए मुझे। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहां से मुक्त होता है? हाइपोथैलेमस से या फिर पिट्यूटरी से? कहां से आता है? बताइए बताइए बताइए, क्या होता है? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है पिट्यूटरी से। यस, ये गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है। यह जाकर असर करेगा, कार्य करेगा। कहां पर असर करेगा? पिट्यूटरी में। तो ये रिलीजिंग हार्मोन है। असल में जो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन है वो पिट्यूटरी से आ रहा है। जिन्हें ये पता है, मैं दावे से कहता हूं कि इस साल तुम लोग नीट निकालोगे। और अगर जिसे ये अभी समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, कोशिश करो कि वो 2 हार्मोन कौन है? LH और FSH। पिछली बार बहुत डिटेल में बताया था, इस बार हम आसानी से समझ सकते हैं। FSH का फुल फॉर्म वैसे बताने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, पर फिर भी बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। बच्चा हिंदी में नहीं पढ़ना है इसको, इंग्लिश में ही, यही हिंदी है, यही इंग्लिश है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बढ़िया है। FSH जाकर असर कहां करेगा? FSH अंडाशय की एक कोशिका है जिसका नाम है पुटिका। पुटिका कोशिका पर कार्य करेगा, पुटिका पर कार्य करेगा, फॉलिकुलर सेल पर कार्य करेगा और उसकी वृद्धि करवाएगा। और जिसे हम कहते हैं पुटकीय वृद्धि करवाता है, फॉलिकुलर वृद्धि करवाता है, पुटकीय वृद्धि करवाता है। पुटकीय वृद्धि करवाता है का मतलब ये है प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक, ये सब बनाता है, पुटिका पर वृद्धि करता है। ये जरूरी बात है, पुटिका की वृद्धि करवाता है। और फिर ये पुटिका 2 हार्मोन मुक्त करती है। और याद रखना, पुटिका हार्मोन का नाम होता है भैया एस्ट्रोजेन, और दूसरे हार्मोन का नाम होता है इनहिबिन। ये 2 हार्मोन मुक्त होते हैं, एस्ट्रोजेन और इनहिबिन। ये पुटकी वृद्धि करवाता है, ये दोनों हार्मोन मुक्त करते हैं। एस्ट्रोजन से, पुटिका से कौन सा हार्मोन आता है? पुटिका जो है वो हार्मोन मुक्त करेगी, जैसे ही वृद्धि करेगी, इसका डिटेल हम देख लेंगे, मुक्त होगा। और हार्मोन का नाम कौन सा है? पुटिका से कौन सा हार्मोन आता है? एस्ट्रोजन और इनहिबिन। एस्ट्रोजन जो है ये क्या करवाती है भैया? एस्ट्रोजन मुख्य रूप से अंतःगर्भाशय का निर्माण, अंतःगर्भाशय जो बनती है ना, उसका निर्माण करवाती है। ये एस्ट्रोजन का काम है। इसको और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बस इतना कि भैया हाइपोथैलेमस गया पिट्यूटरी पे काम किया, पिट्यूटरी FSH पे कार्य करेगा, FSH पुटिका पर कार्य करेगा, और पुटिका जो है फिर 2 हार्मोन रिलीज कर दी, अंडाशय बनना शुरू हो गया, अंतःगर्भाशय बनना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। इसी तरह ये जो एस्ट्रोजन है, ये यहां पर अग्र पिट्यूटरी पे, इसका जो इनहिबिन है, सॉरी नॉट एस्ट्रोजन, इनहिबिन,
इन्हिबिन जाता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास में और देता है नेगेटिव फीडबैक। अब मेरा हर बच्चा समझ चुका होगा कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब यह है कि पुटिका बन रही है और जब तक बन रही है तब तक कोई आएगा नहीं। इन्हिबिन का काम हमेशा इन्हिबिट करना होता है कि एक बार इन्हिबिन बन गया इसका मतलब यह है कि बॉस अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तुम फिर से मत आ जाना। ये महीना लगेगा। पुटिका मतलब फॉलिकल, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, चतुर्थक पुटक, महीने कुछ समझा होगा, पढ़ाया था मैंने, वही है पुटिका, फॉलिकुलर। और इस तरीके से वो नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये कहां कार्य करता है? यह अंडोत्सर्ग करवाता है। और ये फिर कहना चाहिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यह अंडोत्सर्ग करवाता है। तो पहली बात तो अंडोत्सर्ग करवाता है। अब अंडोत्सर्ग करवाता है तो बनती कौन सी परत है? कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण किया, कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण हुआ। तो भैया जब कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण हुआ है, पीत पिंडक जिसका नाम था कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? कुछ बताया था हमने। तो पीत पिंडक मुख्यतः कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? तो ये दो हार्मोन रिलीज करता है। एक को कहना चाहिए बॉस प्रोजेस्टेरॉन, कहां से आता है? और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन भी। तो यहां पर कंफ्यूजन आता है कि एस्ट्रोजन कहां से आता है। तो एस्ट्रोजन जो है बेटा मुख्यतः, ये बात याद रखना, मुख्यतः एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो पुटिका से मुक्त हो रहा है। कहां से मुक्त हो रहा है? पुटिका से मुक्त हो रहा है। ठीक है। और यहां पर कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन, ये प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों यहां पर बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में क्या जान सकते हैं? भैया प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, यह गर्भावस्था का हार्मोन है, ज्यादा अभी नहीं जानना है। गर्भावस्था का मतलब गर्भावस्था के लिए जो जो चाहिए सब प्रोजेस्टेरॉन देगा और साथ ही साथ में नेगेटिव फीडबैक भी देता है पिट्यूटरी को कि बॉस जब तक मैं हूं तब तक दोबारा ये चक्र शुरू नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दोनों तरफ से नेगेटिव फीडबैक जाता है। पहले ये फ्लो चार्ट पढ़ लो और उसके बाद तो फिर हम इसकी थ्योरी दुनिया भर का चीज जानेंगे। ज्यादा आसान होता है कि फ्लो चार्ट में याद करने की प्रक्रिया एक बार दिमाग में बैठ गई तो अच्छा लगता है, जीवन भर याद भी रहता है कि बॉस ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, आगे की कहानी को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल बस इतना पॉइंट को समझना है। अभी फिर मैं बताऊंगा प्रोजेस्टेरॉन का स्पेशल काम, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बार हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा। फिलहाल बस इतनी बातें ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच रिलीज किया, बोला पिट्यूटरी के पास जाओ, दो हार्मोन मुक्त करो। ये यहां पर जाकर मुक्त होगा। कौन सा हार्मोन मुक्त होगा? एफएसएच और एलएच। यहां तक तो पुराना पहले पढ़ चुके हैं। यह पुटिका पर कार्य करेगा, पुटिकी वृद्धि करवाएगा। तो पुटिका से हार्मोन रिलीज होंगे एस्ट्रोजन और इन्हिबिन। एस्ट्रोजन का मुख्य काम अंतःगर्भाशय का निर्माण, इन्हिबिन का पूरा काम यह है कि बॉस अभी रुके रहना, अभी दोबारा प्रक्रिया शुरू मत करना। इन्हें भी नेगेटिव फीडबैक पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पूछा जाता है तो बता देता हूं। कॉर्पस ल्यूटियम निर्माण हुआ है, पीत पिंडक बना है। पीत पिंडक दो हार्मोन रिलीज करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और एक एस्ट्रोजन। गर्भावस्था का हार्मोन नेगेटिव फीडबैक दिया, हार्मोन मुख्य रूप से समझ में आ गई कि अंडजनन को पूरा करने के पीछे दो हार्मोन है, एक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये अंडजनन से संबंधित था। इसी को अगर मैं दूसरे नजर से देखूंगी, अंडजनन की दो प्रक्रिया, पुटिका की वृद्धि और आपका अंडोत्सर्ग, ये दो ही कार्यक्रम ना है बंधु। अंडजनन के लिए दो कार्यक्रम आए। मतलब अगर आप ये समझो कि यहां पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अंडजनन में दो कार्यक्रम हुए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को अभी छोड़ दो, अंडजनन में दो काम हुआ। अंडजनन में पहला ये हुआ कि अंडजनन एक तो स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट कैसे हुआ? तो अंडजनन स्टार्ट हुआ है एफएसएच और एलएच की वजह से।
FSH और LH के कारण, FSH और LH के कारण ये दो लोग हो गए। तो इसमें से FSH ने मुख्य रूप से क्या किया? FSH ने मुख्य रूप से पुटकीय वृद्धि करवाई है बच्चे। एक लाइन पे बस मैं लिख रहा हूं, आप ये चीज को समझना, पुटकीय वृद्धि कि जो पहले प्राथमिक था फिर वो बाद में द्वितीयक बन जाए, द्वितीयक जो था वो तृतीयक बन जाए, जो तृतीयक था वो ग्राफी बन जाए, ग्राफी पुटक बने। ये जो बनाने का काम है किसने किया है? FSH। ये किसने किया है? FSH। दोनों एस्ट्रोजन को किसने कहा है? इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक देता है। कौन है ये ज्ञानवान प्राणी जिसको लग रहा है कि एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है? कहां लिखा है एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है? मैंने कहां से स्टार्ट किया है? इनहिबिन से। बढ़िया। दूसरा काम पुटकी वृद्धि करवाया। अब दूसरा हार्मोन है बेटा LH। LH क्या करवाता है? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग करवाता है। तो आपसे पूछा जाए कि अंडोत्सर्ग कौन करवा रहा है? LH करवा रहा है। ठीक है बस। एस्ट्रोजन का मेन काम क्या है? एस्ट्रोजन का काम होता है अंतःगर्भाशय का निर्माण, अंतःगर्भाशय का निर्माण, बनाना, उसे वापस बनाना, ये एस्ट्रोजन का काम है। और फिर आखिरी में काम आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आप इसे याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है अंतःगर्भाशय को गर्भ धारण के लिए बनाए रखना, टूटने से बचाना, बाय रखना। और ये बेसिक फंक्शन हो गया, रखता है। ये हो गया आपका एक एक फंक्शन। डिटेल बाद में करेंगे, डिटेल हम थोड़ी देर में आएंगे कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी कुछ रोल है क्या? तो कहना हाँ कुछ और रोल भी है। हाँ यही तो है, अंडोत्सर्ग का काम करवाना मतलब क्या है? ग्राफी पुटक का टूटना। ग्राफी जो पुटक है उसके टूटने को ही तो अंडोत्सर्ग कहते हैं ना बंधु। ग्राफी पुटक जो है टूटकर क्या क्या बनाई? दो चीजें बनाई। एक का नाम है द्वितीयक अंडाणु, दो चीजें बनी थी ना, द्वितीयक अंडाणु, और क्या बना था? पीतपिंडक। तो ये जो दो चीजें बनी थी, पीतपिंडक यानी कॉर्पस ल्यूटियम, ये ग्राफी पिंडक टूटकर ही बना था। मेन पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ये इनका एक एक काम तुम्हारे सामने दिख रहा है जो मुख्य रूप से अंड जनन से संबंधित है। क्लियर? पक्का? यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं? जो अभी तक हमने देखा है उन्हीं चीजों को हमने बार बार लिखा है। सारे बच्चों को दिमाग में याद रखना है। नहीं बंधु, अभी तुमको ये भी रुको, अंडोत्सर्ग होने से पीरियड नहीं आता, मैं वो भी बताता हूं कि अंडोत्सर्ग होने से पीरियड होगा कि नहीं होगा, ये कहानी। क्लियर? हाँ जी, हाँ ये कहानी हो गई। अब हम आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। सबसे बड़ी प्रक्रिया, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया फिर तुम्हें अंड जनन शुरू से करना है और पूरी प्रक्रिया को ध्यान लगाना है। क्योंकि मैं बताया था कि फीमेल की प्रक्रियाएं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बंधु, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उन कॉम्प्लिकेशन को सरलता से दिमाग में बैठाना है। 3 अलग अलग चीजों को मिलाकर पढ़ना है सबसे अंत में। ध्यान से सुनना, मैंने सबसे पहले अंडाशय को पढ़ाया था, पीतपिंडक, अंडाशय का डायग्राम, अंड जनन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तीनों को मिलाकर पढ़ना पड़ता है, तब जाके पूरी कहानियां समझ में आती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं पढ़ा रहा हूं सबसे जबरदस्त पार्ट, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, और सभी चीजों को मिलाकर एक साथ पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखना, स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रक्रिया। रेडी गाइस? सब लोग तैयार हो जाओ मेरे साथ, और इसके ऊपर एक एक पॉइंट को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कोई मजाक मस्ती नहीं, बहुत ध्यान से सुनने का नाम होता है बायोलॉजी, और जब हम इसको ध्यान से सुनेंगे तब हम नीट के सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है, नीट के सारे सवाल बना लेंगे, क्योंकि इस पे उतार चढ़ाव वाले सवाल आते हैं। ये है तो क्या हो रहा है, नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे दिमाग खराब करने वाले सवाल इसके ऊपर आते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना है क्या होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझो। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या?
आर्तव चक्र। अभी जो चीज पढ़ रहे हैं इसकी गंभीरता को समझो, इसके ऊपर बड़े सवाल आएंगे, इसलिए बड़े शांति से आप इसको समझते चलना, धीरे धीरे सुनना, मजा आएगा। यह होता है बेटा प्राइमेट मादा में। प्राइमेट मादा में, अब प्राइमेट मादा में कौन कौन आता है? प्राइमेट, अच्छा प्राइमेट आपका क्या है पता है? गण। मनुष्य के गण का नाम है प्राइमेट। प्राइमेट, अरे प्राइमेट को हिंदी में प्राइमेट ही कहते हैं यार, तुम क्या आदमी हो। प्राइमेट गण का नाम है हमारे। प्राइमेट जैसे होता ना कुल, गण, फैमिली वैमिली, वही है मादा में, मतलब मनुष्य में होगा, कपी में होता है, बंदर में होता है, ठीक है, चिंपांजी में, इन सभी चीजों में मादा में होता है, मादा में, फीमेल में। ठीक है भाई, प्राइमेट मादा में, याद रखना, कभी मनुष्य बस मत लिखना, सभी प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, ठीक है बॉस। लगभग माना यह जाता है लगभग 28 से 29 दिन का चक्र है। 28 से 29 दिन का चक्र है, लगातार चलता रहता है, चक्र है। जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट कब से होगा बच्चे? स्टार्ट होता है 11 से 13 साल की उम्र में। 11 से 13 साल यानी यौवनारंभ जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यौवनारंभ की 11 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होता है, यौवनारंभ में। इसे हम कहते हैं रजोदर्शन। जिस प्रक्रिया के दौरान यह शुरू होता है उसका नाम है रजोदर्शन। इंग्लिश में कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं इसे? मेनार्क। ठीक है, तो यह बात याद रखना। अब यहां पर जो स्टॉप है, खत्म कब होगा? तो फीमेल के साथ यही दिक्कत है। नर की प्रक्रिया यह होता है कि 11-12 साल में शुरू होती है और जीवन में कब तक चलेगी कोई फिक्स नहीं, पर मादा जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है। और मादा जब पहले से स्टार्ट हो जाती है तो याद रखना, यहां पर स्टॉप जब होगा तो ये मनुष्य की बात कर रहे हैं, यहां पर मनुष्य की, लेकिन उपस्थित बाकी सब में है। मनुष्य में ये आगे की कहानी है। सो स्टॉप होगा लगभग 45 से 50 साल की उम्र में, साल की उम्र में, जिसे हम वृद्धावस्था मानते हैं, और इसे कहा जाता है रजो निवृत्ति। और रजो निवृत्ति जो है उसका नाम होता है मेरे बच्चे मेनोपॉज। रुक गई पूरी प्रक्रिया, इतने साल शुरू होती है और इतने साल चलती है। हाँ, रजोधर्म तो वो एक नाम है, आर्तव चक्र, रजोधर्म वो तो क्लियर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्तव चक्र इसे अपन कहते हैं, उसके हिसाब से बनती है रजोधर्म। लो ठीक है, तो ये हमारे पास कार्यक्रम है। मैंने पहले ही बताया था कि यार मतलब जो वो है हमारा शुक्राणु जनन है वो बहुत लंबा लंबा चलता है, 74 दिन चलता है, लगातार चलता है। पर फीमेल में हर महीने केवल एक अंड बनता है, एक अंडाणु बनता है हर महीने। मतलब 60,000 से 80,000 पुटिकाएं होती हैं हमारे पास, लेकिन उनमें से कोई एक ही महीने भर में वृद्धि करता है, और वो एक साल एक तरफ करेगा, एक महीने एक तरफ अंडाशय में, दूसरे महीने दूसरे के अंडाशय में, तीसरे महीने इस वाले अंडाशय में, चौथे महीने उस वाले अंडाशय में। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जो 5 दिन चलता है वो सिर्फ ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग होने का कारण भी आर्तव चक्र कहलाता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ इतना ही है, नहीं भाई, बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें बात करनी है। चलते हैं बॉस, आगे की तरफ में बढ़ते हैं। शुरुआत कर रहे हैं कितने प्रकार के स्टेजेस होते हैं। तो एक आर्तव चक्र जो है, आर्तव चक्र 4 पदों में बना होता है। आर्तव चक्र जो होता है 4 पदों में विभाजित होता है, 4 प्रावस्थाओं में विभाजित होता है। अब 4 प्रावस्थाओं में विभाजित होता है, उनके नाम एक बार लिख लेते हैं, उनके दिन पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बारे में पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं कि आर्तव चक्र में 4 पद कौन से हैं। हम मनुष्य हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम नॉर्मल मनुष्य हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रक्रिया कब शुरू हुई? ठीक है, कब शुरू हुई, यह प्रक्रिया कब स्टार्ट हो रही है? तो इस प्रक्रिया के पास में, ठीक है, इस प्रक्रिया को अगर हम स्टार्ट करें तो जिस दिन हमें कुछ दिखाई देगा, तो जिस दिन हमें दिखाई देता है उसे अपन कहते हैं रक्त स्त्रावी प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था है बॉस? ये
रक्त स्त्रावी प्रावस्था। जिस दिन ये दिखाई दी वो रक्त स्त्रावी प्रावस्था है। इसी को हम कहते हैं बंधु ब्लीडिंग फेज। जब रक्त निकलता हुआ दिखाई देगा फीमेल वेजाइना से उसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। रक्त स्त्रावी प्रावस्था इज ऑल्सो कॉल्ड आर्तव प्रावस्था, इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। हालांकि ये रिजल्ट है, ये शुरुआत नहीं है, ये तो अंतिम प्रक्रिया है, ये अंतिम प्रक्रिया है। लेकिन अंतिम प्रक्रिया जो हो रहा है वही एकमात्र इंडिकेशन है। मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन शुरू कब हुआ, खत्म हुआ, वगैरह वगैरह? तो हम ये मानते हैं कि जिस दिन सृष्टि खत्म होगी उसी दिन निर्माण होता है। तो जिस दिन सब कुछ खत्म होके ये ब्लीडिंग आती है, हम समझते हैं कि उसी समय ये निर्माण होगा। हाँ, फिक्स होता है कि वो अल्टरनेट ही काम करता है, अंडाशय फिक्स है वो। अंतःस्त्रावी प्रावस्था के पहले कार्यक्रम को रक्त स्त्रावी प्रावस्था कहते हैं और ये प्रावस्था ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज है, ये पहला फेज माना जाता है। और जब ये पहला फेज माना जाता है, ये कितने दिनों का होता है? जिस दिन स्टार्ट होगा 0 to 5 डेज। कितने दिन चलता है? ये चलता है बेटा 0 to 5 डेज, 5 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। 0 to 5 डेज कितने दिन चलना है? 5 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। ये पहला नाम हो गया। दूसरा नाम हमारे पास में जो है उसका नाम है पुटकीय प्रावस्था। तो जब एक बार टूट के सब निकल जाता है फिर शुरुआत होती है पुटकीय प्रावस्था। इसे प्रचुरोद भवन अवस्था भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरोद भवन भी होता है। प्रचुरोद भवन प्रावस्था मतलब फॉलिकुलर फेज या पुटकीय प्रावस्था। यह शुरू होती है 6 से लेकर 13 दिन तक। 6 से लेकर 13 दिन तक मतलब 6 से 13 दिन तक मतलब आर्तव चक्र के 6 से 13 दिन तक। आर्तव चक्र के जब तक आर्तव चक्र चलता है 5 दिन वो हुआ है और आर्तव चक्र के अगले 6 से 13 दिन तक ये चलेगा। तो 6 से 13 दिन तक लगभग फिक्स नहीं होता, हालांकि ये 13 दिन तक चलता है। मतलब कितने दिन चला जी? तो 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब मान लेते हैं कि लगभग ये 7 से 8 दिन होता है। 7 से 8 दिन तक का ये चक्र है। फिर हम पहुंचते हैं तीसरे प्रावस्था में और ये तीसरी प्रावस्था है अंडोत्सर्ग अवस्था। इसके बाद होगा अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जब वो चीजें फूट के बाहर निकलेगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल्यूशनरी फेज। और ओव्यूल्यूशनरी फेज जो है ये होता है बेटा आर्तव चक्र के कौन से दिन? बताओ, आर्तव चक्र के कौन से दिन? 14 से लेकर 16वें दिन तक। 14 से लेकर 16वें दिन तक। 14 और 16 दिन जो होता है, याद रखना ये पॉइंट यहां पर बनता है, ये 14 से 16 दिन तक होता है। ठीक है। एनसीईआरटी में जो 3 से 5 लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि रक्तस्रावी प्रावस्था 0 to 5 डेज मतलब 5 दिन की ये प्रक्रिया है। जनरली सामान्यतः 3 से 5 दिन चलती है, मतलब 5 दिन तक हो सकती है। 5 दिन तक हो सकती है और वो कम भी हो सकती है, तो आप उसे 3 से 5 भी लिख लेना। 3 से 5 दिन लगभग, 3 से 5 दिन लगभग। तुम लोग भी अलग ही पॉइंट पे अटक जाते हो। मतलब 5 दिन मतलब मैक्सिमम 0 to 5 डेज मान सकते हैं। 5 दिन तक हो सकती, कभी कभी नहीं भी होती और कभी कभी होती भी। तो 14 दिन तक मतलब ये कितने दिन चला? ये कितने दिन चला? 2 दिन चला। कितने दिन चला जी? ये 2 दिन चला है। ये आपका अंडोत्सर्ग प्रावस्था है। और सबसे आखिरी प्रावस्था है जिसका नाम है भाई कॉर्पस ल्यूटियल स्टेज, जिसका अपन कहते हैं पीतपिंडक अवस्था, स्त्रावी प्रावस्था इसका नाम होता है। सिक्रीटरी फेज, स्त्रावी प्रावस्था, इसी को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। पिंडक अवस्था कॉर्पस मतलब इसे ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और ये कितने दिन चलती है? तो स्त्रावी प्रावस्था जो है ल्यूटियल फेज, ये कितने दिन चलती है? यह 17 से कितने दिन तक? 28 या 29 दिन तक चलती है।
सो 17 से 28-29 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम है स्त्रावी प्रावस्था। अरे हाओ दादा मद चक्र है, कितना मैसेज करोगे उसके लिए। पीतपिंडक अवस्था, इसी का नाम है पीतपिंडक अवस्था। पीतपिंडक, पढ़ाई में फोकस नहीं, ज्ञान देने से फुर्सत नहीं। अरे अलग अलग जगह अलग अलग नाम, एक दो नाम बता दिया, बाकी कुछ से देख लेना। पीतपिंडक अवस्था, पीतपिंडक अवस्था ये नाम है हमारे पास में, पीतपिंडक अवस्था। ये 17 से 28 दिन तक चलती है। इतनी प्रक्रियाएं हमारे पास में होती हैं, ठीक है, इतने दिन तक चलती रहती है। बड़ी प्रावस्था कितने दिन चली जी, ये बताओ कितने दिन। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब ये मान लेते हैं यह 10 से 12 दिन तक चलती है। 12 दिन तक चलती है। तो ये याद रखना 10 से 28 दिन तक चली, 17 तारीख से 18, 10-12 दिन। तो ओवरऑल टोटल टाइम कितना लगा आपको। दो चीजें बता रहा हूं एक साथ, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना इसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन में जो है, जैसे अगर आप ये डायग्राम बनाओगे कि बॉस हमारे पास ये गोला चक्र बना दिया मैंने, मान लो, ठीक है, ये यहां पे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 पे है, तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, नहीं ज्यादा कम हो गया, ठीक है। जैसे मान लो अपन इस पे यहां से बात करते हैं, रुको एक मिनट, इसको ऐसा बनाते हैं, ये हो गया, ये गोला हो गया, ये बन गए 2 4 6 8 10 12, इसके बाद 14 16 18 20 22, और क्या कहां बना दें, यहां बना देते हैं 24 के बाद 26 के बाद ये 28 29 दिन। तो ये दिन मान लिए, मान जस्ट एग्जांपल ये डायग्राम बना रहा हूं, तो ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, छठवां दिन है, सातवां दिन है, आठवां दिन है, नौवां दिन है, 10वां दिन है, 11वां दिन है, ये 12वां है, ये मान लेते हैं 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, और इसी में से एक दो लाइन और मार देते हैं, तो ये मान लेते हैं ये 27वां दिन हो गया यहां पर, और इन्हीं में से एक दो पॉइंट यहां पर और लाइन खींच देते हैं, 27वां यहां पर मान लिया, 28वां यहां पर 29, ठीक है। तो इसका समय जो है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं बॉस इसमें, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, तो आप इन चीजों को बिल्कुल याद रखोगे कि आपके पास ये जो चीजें हैं वो आपको बननी ही चाहिए, एक एक लाइन आपको याद रहनी चाहिए। तो आपके पास जब वो 13वां है तो लाइन से लिखना, यहां पर हो गया 14, ठीक है, यहां पर हो गया 13, यहां पर हो गया 14, यहां पे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, मान लो 29, ठीक है, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं। ये इतने दिन चला है प्रक्रिया। अब जब इन प्रक्रियाओं पे बात करेंगे तो इसके 5 दिन, ये 5 दिन यहां से यहां तक, ये 5 दिन जो है ये है आपकी क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। इसे कौन सा फेज कहते हैं, जल्दी बताओ, ये कौन सा फेज है, ब्लीडिंग फेज, इंग्लिश में लिख दिया है मैंने। 6 से लेकर ये 14-13 दिन तक ये कौन सी अवस्था है, इसका नाम है पुटकी अवस्था। 14 से लेकर 16 दिन तक का ये अवस्था है आपके पास में अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और उसके बाद 17 से लेकर ये पूरा टाइम आपका जो यहां से यहां तक आया है, ये पूरी अवस्था होती है मेरे बच्चे, इसे अपन कहते हैं स्त्रावी प्रावस्था या फिर ल्यूटियल फेज। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बॉस ये कितने दिन चला है, ये चला है 3 से 5 दिन, या तो 3 दिन चल सकता है या तो 5 दिन। ये कितने दिन चला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मान लेते हैं 7 से 8 दिन, ये 7 से 8 दिन, ये है 2 दिन,
ये फिक्स है, 2 दिन चलेगा। और ये जो होती है स्त्रावी प्रावस्था, ये हमेशा फिक्स स्टेज है, ये पक्का मान लेते हैं, 12 से 14 दिन तक मानते हैं। वैसे इसको अलग अलग जगह अलग अलग डेटा है, कई जगह 10-12 दिन भी मानते हैं और कई जगह इसे आगे जगह भी मानते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी प्रक्रियाएं आपको याद रखनी है। चीजें जब याद रहेंगी तब चीजें और बेहतर वे में तुम्हें याद रहने वाली हैं। तो दिन याद रहेगा? अरे कह दो हाँ। एक बात बहुत बढ़िया है, एक बार नीट का सवाल आता है। स्त्रावी प्रावस्था एकमात्र फिक्स्ड स्टेज है, फिक्स्ड स्टेज, फिक्स्ड प्रावस्था है, एकदम निश्चित प्रावस्था है। मतलब ये प्रावस्था का दिन कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, ये फिक्स स्टेज है। मतलब इसका ये है, यह हमेशा अंडोत्सर्ग के बाद 12 से 14 दिन तक ही रहता है, जिस दिन अंडोत्सर्ग हुआ है उसके 10, 12, 14 दिन तक ये फिक्स है, तब तक ही रहेगा, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल नहीं आगे पीछे होगा। हमेशा जिस दिन अंडोत्सर्ग हुआ उसके 12-13 दिन तक रहेगा और 12-13 दिन बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा। फिक्स है। यहां पर मैं बताता हूं ना किसका स्त्रावण होता है, धैर्य रखो, अभी तो सिर्फ नाम बता रहा हूं मैं कि स्त्रावण होता है। तो 12 से 14 दिन तक फिक्स होता है, एकदम फिक्स होता है कि ये 12 से 14 दिन तक का ही होगा। अब एक सवाल आता है, बहुत सिंपल सवाल आता है कि मान लो किसी फीमेल में 3 महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फीमेल में 3 महीना बाद ब्लीडिंग होती है, 3 महीने बाद ब्लीडिंग होती है। किसी फीमेल में 2 महीने में ब्लीडिंग हो रही है। किसी महीने फीमेल में जो होता है आगे फिक्स नहीं, क्योंकि बनना और टूटना अलग चीज है, लेकिन टूट गया तो बाकी सब चीज फिक्स है। हो सकता है हार्मोन्स हो, बने ही ना। अरे देखो एक काम है, बताओ, आम का पकना फिक्स नहीं है, लेकिन पका हुआ आम फूटेगा ये पक्का है। और अगर आम लग गया तो इतने दिन में पक के फूट जाएगा, गिर जाएगा, ये फिक्स है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कि अगर भैया आम बना ही नहीं तो हो सकता है कि आम खराब ना हो, बने ही ना तो। लेकिन अगर आम बना है तो यह पक्की बात है कि आम पकेगा और पक के टूटेगा, यह तो पक्का है। तो वैसे यहां पर भी है कि अगर मान लो पुटिका बने ही ना, अंडोत्सर्ग हो ही ना, तब तो मसला है। पर अगर एक बार बन गया, पुटिका बन गई, तो अंडोत्सर्ग है डैम श्योर होगा, और अंडोत्सर्ग अगर हो गया तो पुटी की अवस्था जरूर आएगी। तो अगर यहां पर पॉइंट समझना है, ये तुम लोग के ना अजीब अजीब, ब्लीडिंग हो ही ना, ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग ना हो, होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर ब्लीडिंग जीवन भर नहीं हो रही, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ ही नहीं रहा है, तो यहां पर यह पॉइंट आता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में कि 90 दिन का चक्र है, 3 महीने का 90 दिन का चक्र है, 90 दिन का चक्र है। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास 90 दिन का चक्र है, 3 महीने बाद ब्लीडिंग हुआ है, तो सभी प्रावस्थाओं के समय बताइए। तो सभी प्रावस्थाएं, जितनी भी प्रावस्थाएं होंगी, प्रावस्थाओं का टाइम बताओ, का दिन निर्धारित करिए, दिन निर्धारण करिए। बताओ मुझे फटाफट कि अगर मान लो वो प्रक्रिया 90 दिन चली, निर्धारण करिए, तो बाकी समय कितना लगा हुआ होगा? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट सोचो कि अगर 90 दिन का चक्र है आपके पास में, तो सभी प्रावस्थाओं के दिन का निर्धारण करो। बताओ मुझे कि बाकी लोगों को कितना लगा होगा। ये देखो एक बात पक्की है कि अगर 90वें दिन जो है, ये इस दिन जो है ब्लीडिंग हुई है, अगर इस दिन ब्लीडिंग हुई है, इसके दिन अगर ब्लीडिंग हुई, तो पक्का है कि 12 दिन पहले अंडोत्सर्ग हुआ होगा। ब्लीडिंग हुई तो 90 से माइनस कर देना, 12 से 14 को माइनस कर दो, 12 से 14 को माइनस कर दो, ये फिक्स है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं।
12 से 14 ये फिक्स डेट है, तो 90 से 12 से 14 को माइनस कर दिए तो लगभग 76वें दिन, 76वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ है, 76वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ है, हुआ होगा 76वें दिन, क्योंकि वो पक्का है, होता है, हुआ होगा, ये पक्की बात है कि वो 76वें दिन ही अंडोत्सर्ग हुआ होगा, ये फिक्स है। 12 से 14 दिन ये पक्की बात है कि 76 से लेकर 90 दिन तक स्त्रावी प्रावस्था रही होगी। कौन सी प्रावस्था रही होगी? स्त्रावी प्रावस्था। और बाकी यही भाग है कि लगभग 70 दिन का, लगभग मान लेते हैं 70 दिन का पुटकीय प्रावस्था है, मतलब 70 दिन का पुटकीय प्रावस्था है। तो ये एक तरीका हुआ पुटकीय प्रावस्था निकालने का कि भैया पुटकीय प्रावस्था लॉन्गेस्ट फेज है, वो फीमेल पे पता चलता है कि फीमेल की मजबूती कैसी है, फीमेल का हार्मोन सब कुछ सही है, तो बहुत बढ़िया है। मेरी बात समझ में आई? यहां पर आपको समझना, ये प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, हार्मोन्स अच्छे से नहीं है, सब कुछ अच्छे से, अगर सब कुछ क्लियर ऊपर नीचे नहीं है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो -40 या सिंपल बॉय -14 डेज कर देना, -14 डेज कर देना, क्योंकि ये फिक्स है कि भैया 14 दिन का ये जो चक्र है वो फिक्स रहेगा। एकमात्र फिक्स अवस्था है वो है आपका ल्यूटियल फेज। जब भी आपको आवाज आएगी, हो गई। अब आइए इनके डायग्राम्स को समझते हैं और इनके डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, कौन कब कहां वगैरह 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 वगैरह। चलो, तो हमारे पास 4 प्रावस्थाएं हैं और चारों प्रावस्थाओं को हमें समझना है। अब याद रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में है क्या यार। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, वो अकेले सिर्फ गर्भावस्था की कहानी नहीं है, या फिर गर्भ धारण की कहानी नहीं है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सिर्फ गर्भाशय का बनना और टूटने की कहानी नहीं है। नहीं चलता रहता, मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, रुक जाता है वहां पर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को कि अब हमारे पास में एक कहानी है कि भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल असल में इसका बनना और टूटना क्यों हो रहा है। तो यहां पर 4 लोग हैं भाई हमारे पास, ध्यान से सुनना। एक होता है पिट्यूटरी हार्मोन। जो पिट्यूटरी हार्मोन है उसका नाम है FSH और LH। सारे बच्चे एकदम ध्यान से लिखो, 2 हार्मोन है FSH और LH, ये है पिट्यूटरी का हार्मोन। क्या है ये? पिट्यूटरी का हार्मोन। ये जो निकलता है ये जाकर असर करता है, कहां असर करेगा भाई? पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन जाकर एक्ट करता है, ये पूरी तरह से कहां करेगा? एक्ट ऑन। कहां असर करता है? ये करता है अंडाशय में, अंडाशय में। सो अंडाशय में 2 काम होते हैं, या पुटकीय वृद्धि होगा, या तो पुटकीय वृद्धि होता है और या तो अंडोत्सर्ग होता है। 2 प्रक्रियाएं यहां पर हो गई। फिर इनसे जो बनेगा तो अंडाशय से अंडाशय के हार्मोन मुक्त होंगे, फिर अंडाशय से अंडाशय के हार्मोन मुक्त होंगे। अब जब अंडाशय का हार्मोन मुक्त होगा, यह जाकर असर करेगा कहां पर पता है आपको? यह जाकर असर करता है अंतःगर्भाशय में। अंतःगर्भाशय में परिवर्तन आएगा। तो आपको यह याद रखना है कि भैया ये जो अंतःगर्भाशय में परिवर्तन आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो पहले शुरू होता है पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी का असर पड़ता है अंडाशय में, अंडाशय का असर पड़ता है अंडाशय के हार्मोन में, और अंडाशय के हार्मोन का असर पड़ता है अंतःगर्भाशय में। तो आपको अंतःगर्भाशय में जो असर हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, समझ में आ रही मेरी बात? ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन 4 लोगों की वजह से आ रहा है। क्रोनोलॉजी समझना कि पिट्यूटरी में बदलाव होगा तो अंडाशय में बदलाव, अंडाशय में बदलाव होगा तो अंडाशय के हार्मोन में बदलाव होगा,
अंडाशय के हार्मोन में बदलाव होगा तो अंतः गर्भाशय में बदलाव होगा, और ऐसे 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 बदलाव होते हैं, ये चलता है। हाँ, कभी कभी 2 बार ब्लीडिंग, 4 बार ब्लीडिंग या ब्लीडिंग ना आना, इट्स ऑल अबाउट एबनॉर्मेलिटी। वो सब हार्मोन्स की कमियां, बढ़ोतरी आदि के तरीके से वो होती रहती है, वो उन सब चीजों के तरीके से होती है। हमारे पास ये 4 लोग हैं जो बदलाव लाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। कौन 4 लोग जिम्मेदार हैं? वही 4। सबसे पहले पिट्यूटरी, फिर अंडाशय, अंडाशय के बाद अंडाशय का हार्मोन, और अंडाशय का हार्मोन जो है अंतः गर्भाशय। ये 4 लोग निर्धारण करते हैं। अब इन चारों को डायग्राम बनाने जा रहा हूं, सारे बच्चे मेरे साथ डायग्राम बनाना, और उसमें होने वाले बढ़ोतरी और घटोतरी जो कुछ भी हो उसको कॉपी में छाप लियो, छाप लेना, ठीक है। हमने ये एक चक्र बनाने की शुरुआत कर दी है। शुरू हुआ है 0 डे से, लगभग 5 दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद लगभग 14 दिन तक यहां तक जाएगा, 16वें दिन तक यहां जाएगा, और ये 28-29 दिन तक यहां पर। जितना अच्छा आप इसका डायग्राम समझोगे, थ्योरी पे उतनी कम डिपेंडेंसी होगी। सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी के हार्मोन की कहानी है। पिट्यूटरी के हार्मोन की कहानी है। ये कुछ करता है, करेगा, बताएंगे बाद में। पिट्यूटरी के हार्मोन का जो असर पड़ता है वो होता है अंडाशय पे। कहां पे असर पड़ता है जी? अंडाशय पे। अंडाशय से रिलीज होता है अंडाशयी हार्मोन। क्या रिलीज होता है जी? अंडाशयी हार्मोन। और अंडाशयी हार्मोन का फर्क पड़ता है, इसका फर्क पड़ता कहां पे है? अंतः गर्भाशय में। पक्का? लिख लिए? इन चारों के बदलाव को अब डायग्राम के थ्रू हम प्रदर्शित करने वाले। तो हमने इसको 4 भागों में तोड़ा है बंधु, हमने इसको 4 भागों में तोड़ा है। और वो 4 भाग क्या हैं? पहला भाग 0 to 5 days, कौन सी प्रावस्था? ब्लीडिंग फेज। सुन लो, फिर सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ब्लीडिंग फेज 5 से 14 दिन की अवस्था, पुटकीय प्रावस्था। इसका दूसरा तीसरा नाम मैं पढ़ा चुका हूं, तो अब एक ही एक नाम लिखूंगा, पुटकीय प्रावस्था। मेरा साथ दीजिए, जो पढ़ाया है उसके ऊपर सवाल पहले बनाओ। अंडोत्सर्ग प्रावस्था, फिर आपके क्रॉस क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, वैसे भी इसमें मैं सब डिस्कशन कर ही दूंगा। 16 से स्त्रावी या 18 जो है वो स्त्रावी प्रावस्था। स्त्रावी प्रावस्था, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए स्त्रावी प्रावस्था इसे कहते हैं। 4 प्रावस्था। पक्की बात? आगे बढ़े। अरे आ जाएगा जी, आ जाएगा। पहले शांति से साथ डायग्राम तो बना लो, सब समझ में आएगा। तुम्हारे सवाल भी बताए बिना मुझे मरना है क्या? हैं? तुमको तो सब बताया जाएगा। तो ये 4 प्रावस्थाएं हो गई। रेडी गाइस? तैयार है? बहुत जल्दी मत रखो। अब हमारे पास पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है बंधु, नाम है FSH, जो रिलीज होता है और धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है, और बढ़ते 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 अच्छा खासा बढ़ जाता है। ये कौन सा हार्मोन है जी? FSH। कर क्या करता है? पढ़ाया था क्या मैं आप लोगों को कि हमारे पास एक कोशिका है जिसका नाम है प्राथमिक पुटक। 1 डिग्री लिख दूं चल जाएगा? प्राथमिक पुटक। इस प्राथमिक पुटक को वो कन्वर्ट कर देता है द्वितीयक पुटक में, द्वितीयक से उसे कन्वर्ट कर देता है तृतीयक पुटक में, और तृतीयक पुटक के अंदर बन जाता है द्वितीयक अंडाणु, और द्वितीयक अंडाणु के अंदर, ये कुछ याद आया? ये नाम पड़ गया तृतीयक पुटक, 3 डिग्री। और सबसे आखिरी में फिर बनती है हमारे पास, ये है द्वितीयक अंडाणु अंदर की तरफ, उसके बाहर में ये गर्त दिखाई देगा तुमको। फिर उसके बाद जोना ग्रेन्युलोसा, जोना ग्रेन्युलोसा के बाहर में, अब एक ही डायग्राम 5 बार नहीं बनाएंगे हम, है ना। बाहर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, भूले तो नहीं हो? क्या नाम है इसका? ग्राफी पुटक। GF लिख दे, बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? क्या बोला हमने यहां पर भैया? यहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। किसने बनाया इसको? FSH ने। किसने बनाया इसको? FSH में।
हाँ, उससे पहले उनके पास पुटिका 60,000 से 80,000 होती है, उनमें से कोई एक वृद्धि करना शुरू कर दी। और किसकी वजह से वृद्धि की? एफएसएच की वजह से। डायग्राम में ही देख के अगर तुम्हें समझ में आ जा रहा है तो जबरदस्ती 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था एफएसएच हार्मोन आया है, उसने पुटिका की वृद्धि करवा दी। 1 डिग्री यानी प्राथमिक पुटक। अगर कोई बच्चा ये 1 डिग्री 2 डिग्री में कंफ्यूज हो रहा है, तुम लोग लिखोगे प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, चतुर्थक पुटक। एनसीईआरटी के डायग्राम है, निकाल लिखा है, वहां पे लिख लो। ये पुटिकाएं हैं, ये पुटिका है, ये पुटिका है, ये सारी की सारी जो दिख रही है यहां पर क्या है बेटा? ये पुटिकाएं हैं। हाँ, अब बताओ, पुटिकाएं हार्मोन मुक्त करती हैं? अरे ग्राफी फॉलिकल ही लिखा हुआ है, तुम अपने मर्जी से लिख लेना जो तुम्हारी, अब सोच ही गंदी है तुम्हारी, तब हम क्या कर सकते हैं। पुटिका मुक्त करेंगी एक हार्मोन। क्या मुक्त करेगी? जल्दी बताओ। पुटिका मुक्त करेगी, एक हार्मोन मुक्त करेगी जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी एस्ट्रोजन, सॉरी पुटिका हार्मोन मुक्त करती है। सो पुटिका से हार्मोन मुक्त होगा और इसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। और धीरे धीरे जब पुटिका बढ़ी हुई रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन भी अपने पीक पर होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन यार, सॉरी, ग्राफी पुटिका। जीएफ का मतलब ग्राफी पुटिका, ये है ग्राफी पुटिका बनके तैयार है। सो ग्राफी पुटिका ने जो हार्मोन रिलीज किया है, उस हार्मोन का नाम जल्दी बताइए। एस्ट्रोजन। तो एक बार फिर से पूरा समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से बच्चे समझेंगे। एफएसएच आया, पुटिका की वृद्धि कराया, और पुटिका की वृद्धि कराई तो एस्ट्रोजन बन गया। कौन बन गया? एस्ट्रोजन। समझ रहे बात को? एस्ट्रोजन पे आ गया। अब जैसे ही एस्ट्रोजन पे आया तो एस्ट्रोजन आगे जाकर क्या करता है? हमारे पास में जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियम है उसको धीरे 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 बनाना शुरू कर देता है। एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो गया। तो जो तुम्हें दिख रहा है पहले उसको समझ लो। डायग्राम रट्टा नहीं मारना होता है, डायग्राम समझना होता है कि 4 लोग आए और 4 काम करके चले गए। 4 लोगों ने आए, 4 लोगों ने पढ़ाकर चला समझा दिया कि एफएसएच आया, पुटिका बनाई, पुटिका ने एस्ट्रोजन मुक्त किया और एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बना दिया। इस तरीके से आपकी लाइन बन गई। ये हो गया हमारा 2 कार्यक्रम। ठीक है भाई, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो। इसी समय पे हमें एक और हार्मोन आता था एलएच, आपने पढ़ा होगा। और एलएच बढ़ते 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 बहुत बढ़ गया और इस हार्मोन का नाम है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है? अरे बताते ना प्रोजेस्टेरॉन का मसला। एस्ट्रोजन आ गया, एस्ट्रोजन ने इसे वृद्धि करवा दी, एस्ट्रोजन ने इसे वृद्धि करवा दी। एस्ट्रोजन याद रखना, एस्ट्रोजन ने वृद्धि करवाई, ये लिख लेना, वृद्धि की करवाई, ये शॉर्टकट में लिख लेना, वृद्धि करवाई। ठीक है बॉस। एलएच आया, एलएच ने क्या किया? एलएच ने कर दिया अंडोत्सर्ग। ये एलएच अपने पीक पर है बंधु, एलएच को कहते हैं इसे पीक, सर्ज कहा जाता है इसे, सर्ज मतलब मैक्सिमम नंबर पे है। और एलएच ने यहां पर सर्ज कर दिया तो पूरी चीजें फूट फूट के बाहर निकल गई, पूरी चीजें फूट गई बंधु। और ये फूट के अंदर से निकला का, अंदर से निकला द्वितीयक अंडाणु। ये क्या निकल गया? द्वितीयक अंडाणु। और द्वितीयक अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग हो गया जी। अंडोत्सर्ग किसने किया है? अंडोत्सर्ग किया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। कौन ने किया जी? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने किया है। एलएच ज्यादा है, एफएसएच कम है और अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग होने के बाद एलएच ज्यादा है, एफएसएच थोड़ा सा उससे कम है। टूट के बना था कॉर्पस ल्यूटियम। क्या किसी को भूला तो नहीं? ये कोशिकाओं का नाम बना था ना, इसे पीत पिंडक कहते हैं बंधु। और पीत पिंडक बनके तैयार है, द्वितीयक अंडाणु बनके तैयार है, प्रोजेस्टेरॉन बनके तैयार है, और सॉरी एस्ट्रोजन बनके तैयार है। एस्ट्रोजन अपने पीक पे है, जो धीरे धीरे कम हो गया, थोड़ा सा हल्का। लेकिन
एक मिनट, ये कम हो गया और उसी समय में पीत पिंडक मुक्त करता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों। प्रोजेस्टेरॉन यहां से गया, बढ़ना शुरू हो गया, उसी समय पे एस्ट्रोजन भी मुक्त होता है, दोनों बढ़ के तैयार है। इस जगह पे गौर करना, कैमरामैन जरा फोकस करो, यहां पे फोकस करो, यहां पर कैमरामैन देखो क्या हो रहा है। यहां पर हो ये रहा है, यहां पर हो ये रहा है कि एस्ट्रोजन भी ज्यादा है, प्रोजेस्टेरॉन भी ज्यादा है, एलएच है, एफएसएच है, सब कुछ बढ़िया है। एलएच ज्यादा है, एफएसएच थोड़ा सा कम है, आपको दिख रहा है। पीत पिंडक भी है, द्वितीय कंडाणु भी है, और ये है हमारा एंडोमेट्रियम, बन के बढ़िया बना हुआ है। बंधु, अगर इतनी जगह पे इस समय पे अगर स्पर्म आ गया, अगर स्पर्म आ गया तो बस हो गया, प्रेगनेंसी हो गई। और क्या हो गई? प्रेगनेंसी। ये प्रक्रिया फिर आगे नहीं बढ़ने वाली है। अरे किसके अंदर? ग्राफीपुट। ये जी, ये फूटा तो अंडोत्सर्ग होता है, तभी तो द्वितीय कंडाणु और ये लोग निकलते हैं क्या? ग्राफीपुटक ही फूट के पीत पिंडक और द्वितीय कंडाणु बनाता है, समझे? हाँ जी। अब आधी कहानी रुकी हुई है, अब स्पर्म का इंतजार चल रहा है। पीत पिंडक, कॉर्पस ल्यूटेम, स्पर्म का इंतजार चल रहा है। अगर स्पर्म आ गया तो ना एलएच कम होगा, ना एफएसएच कम होगा, ना पीत पिंडक टूटेगा, द्वितीय कंडाणु तो अब बच्चा बन जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन ऐसे ही ज्यादा रहेगा, एस्ट्रोजन भी ज्यादा रहेगा, एंडोमेट्रियम में बच्चा टिक जाएगा। पूरी महीना, कम से कम 9-10 महीना के लिए, कम से कम 10-12 महीना के लिए फुर्सत, प्रेगनेंसी हो गई, और अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 9-10 महीने नहीं होगा, ये पक्का है। ध्यान समझना, अगर समझ में आ गया तो फिर पॉइंट आप लोगों को याद रखना। कहां? ये अंडोत्सर्ग प्रावस्था है, ये देखो। अरे अंडोत्सर्ग के बाद ये लोग बन जाते हैं ना, तो बनेगा तो वो स्त्रावी प्रावस्था में ही रहेगा ना। 2-3 दिन इंतजार तो वो स्त्रावी प्रावस्था में करेगा। फिर से एक बार पढ़ाते, गौर करना मेरी बात को। आया सबसे पहले एफएसएच। कौन आया बच्चे? एफएसएच। एफएसएच ने पुटिका की वृद्धि करवा दी, पुटिका ने एस्ट्रोजन रिलीज कर दिया, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बना लिया। गॉट माय पॉइंट? क्रोनोलॉजी समझना। एफएसएच ने पुटिका बनाई, पुटिका ने एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम बना दिया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के बाद एलएच की मात्रा बढ़ी, एलएच ने इसको फोड़ दिया, ग्राफीपुटक को, बोला चलो फूटो, अंडोत्सर्ग बन गया। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ज्यादा है, एंडोमेट्रियम बने जा रही है। एलएच ज्यादा था, अब हमारे पास पीत पिंडक है, द्वितीय कंडाणु है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों ज्यादा है, एंडोमेट्रियम फुल बढ़िया से बन के रहेगा, सब कुछ ऐसा बना के रहेगा एकदम बढ़िया से। अब अगर स्पर्म आ गया, ये बात ध्यान रखना, अगर यहां पर ये यहां से निकलेगा, फिर ये यहां से, याद करो पढ़ाया था कि एम्पुला में चला जाएगा, कुछ याद आया था? तो सोचो स्पर्म कहां आया? एम्पुला में। स्पर्म कहां आया? एम्पुला में। रुकेगा कौन? गर्भाशय नहीं टूटेगा। और कहानी कहां रुकी गई? अंडाशय के अंदर। कहानी समझ रहे हो? रिएक्शन कहां पे हुआ है? स्पर्म आया था एम्पुला में, अंडवाहिनी में, और उस अंडवाहिनी का असर गर्भाशय पे भी पड़ेगा, और उसी अंडवाहिनी का फर्क अंडाशय में भी पड़ता है। ये है हार्मोन का बदलाव। और अगर मान लो स्पर्म आ गया तो रुक गई, और स्पर्म नहीं आया तो? अगर स्पर्म नहीं आया, इफ स्पर्म एब्सेंट, तो एफएसएच दुखी होकर धीरे धीरे एलएच की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आया स्पर्म, दुखी हो गया, एफएसएच की मात्रा बढ़ गई। एलएच जैसे ही कम हुआ, एलएच जो है पीत पिंडक को और छोटा कर देगा। कभी स्पर्म तो आ ही नहीं रहा है, क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बना के, इसका नाम है कॉर्पस एल्बिकन्स। इसीलिए 5-6 बार इनके नाम याद करवाया था, एल्बिकन्स, एलएच, एफएसएच। प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया,
प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया बंधु। एस्ट्रोजन भी कहेगा जब बच्चा आ ही नहीं रहा है तो मैं काहे बढ़े रहूं, कम हो गया। एंडोमेट्रियम दुखी हो जाएगा, बोलेगा कि यार अब बच्चा आया ही नहीं तो हम टूट टूट के निकलने लग जाएंगे, और जब टूट के अंत में निकलता है उसी को ब्लीडिंग फेज कहते हैं। यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बंधु याद रखना कि ये हो रहा है पिट्यूटरी के द्वारा, ये हो रहा है अंडाशय के कॉर्टेक्स में, और यहां से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो जाकर असर कर रहा है अंतःगर्भाशय में। और इस तरीके ने काम किया इस पे, इसने काम किया इस पे, इसने काम किया इस पे, और ये ऐसा कहानी है। यही एंडोमेट्रियम की कहानी है, यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहो हाँ, समझे? तो यहां पर याद रखना है इस तरीके से टूटेगा तो ये टूट के कहानी निकल जाएगी, और जब कुछ बन ही नहीं रहा है तो एंडोमेट्रियम तो टूटना ही है। तो एंडोमेट्रियम टूट टूट के सब कुछ बाहर निकल जाता है, और उसी को हम ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ये टूटता रहता है, और जब वो टूट रहा है तभी नया बनना भी शुरू हो जाता है। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहानी है। पेन होता है भैया, कहीं से इतना बड़ा एंडोमेट्रियम किसी शरीर से टूट के निकलेगा, पेन नहीं होगा। इतने बड़े हार्मोन के बदलाव होते हैं तो ये पेन नहीं होगा। शरीर का कोई भाग अगर लगातार बार बार बन के निकलता जाए तो पेन नहीं होगा, बहुत पेन होगा जी। एल्बिकन्स, कॉर्पस एल्बिकन्स ये नाम है, कॉर्पस एल्बिकन्स। ये डायग्राम आप अब, हाँ जरूरी नहीं है, देखो स्पर्म आएगा तब तो बच्चा बन जाएगा, और बच्चा बन जाएगा तो हर बार प्रेगनेंसी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि बच्चा ना आए हर बार, समझे बात को? अब ये कहानी हो गई। अब सारे बच्चे इस बात को ध्यान पे रखना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पूरी कहानी को आपको याद रखना है कि अलग अलग अवस्थाओं में किस समय पे क्या क्या हुआ है। मैं फिर से सारे हार्मोन के कार्यों को फिर से पढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको सुन के। आप इस चीज को याद रखना। आप मुझे एफएसएच के 3 कार्य बताओगे, 2 कार्य बता देना। चलो 2 कार्य होमवर्क है, आप लोग लिखेंगे। एलएच के 2 कार्य, ठीक है, और कम से कम एस्ट्रोजन के कार्य आप बताएंगे 1-2, और प्रोजेस्टेरॉन के कार्य बताएंगे। ये बात याद रखना बेटा कि प्रोजेस्टेरॉन जो है, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन के कार्य, सभी के कार्य अगर आप जान जाएंगे तो आपकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अपनी कॉपी में आप लोग इसको लिखना। अब कैसे पता चलेगा कि 14-16 दिन आज ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, तो आप उसके 14-16 दिन मान लो, उसके बाद 14-16 दिन मान लो। अरे फीमेल में बताओ जी, मेल में नहीं, फीमेल में। अब प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस ल्यूटियम अगले 9 महीने तक में प्रोजेस्टेरॉन बनवाता रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है। पढ़िए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।